नमस्कार। साइंस के लेक्चर्स में आज हम लोग मानव प्रजनन तंत्र इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। 3D के थ्रू पढ़ेंगे। हम लोग सारी चीज़ों को 3D के थ्रू समझेंगे कि किस तरह हमारा जो प्रजनन तंत्र है किस तरह कार्य करता है। ठीक ना। आप लोगों को एक भी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक ना। और हमारी ये अंग से रिलेट करता है, हमारे बॉडी से रिलेट करता है, तो इसको पढ़ने में भी आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मूल अवधारणाएं क्या है। हमारे प्रजनन तंत्र है, इसमें सबसे पहले मूल अवधारणा ये है कि मानव जो है, मानव क्या है, ये एक लिंगी प्राणी है। ठीक है। एक लिंगी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नर एवं मादा अलग अलग जीव होते हैं, अलग अलग जीवों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में जो होता है, कोई कोई एक लिंगी भी होते हैं, कोई कोई द्विलिंगी भी होते हैं, मतलब उभयलिंगी भी होते हैं। ठीक ना। जिनमें मादा और नर एवं मादा एक ही में पाया जाता है। लेकिन जो मनुष्य जो है, ये मानव जो है, वो क्या होता है, ये एक लिंगी होता है। और जो मनुष्य है, जरायुज भी है। जरायुज का मतलब क्या होता है, मनुष्य जो है ये बच्ची को जन्म देते हैं। अंडा का जन्म, अंडा बच्चे का मनुष्य का जो जन्म, जो विकास जो है, वो अंडे से नहीं होता है, डायरेक्ट बच्चे का जन्म देते हैं। ठीक ना। और निषेचन क्या होता है, देखिए, मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक ना। फैलोपियन ट्यूब मतलब फैलोपियन नालिका में होता है, तथा भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि निषेचन कहाँ होता है, मानव में निषेचन कहाँ होता है, मानव में निषेचन जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक ना। फैलोपियन ट्यूब में होता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। निषेचन का क्या मतलब होता है कि मेल का स्पर्म और जो महिलाओं का जो अंडाणु है, दोनों का मिलन होता है। कहाँ पर होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नर लैंगिक अंग, नर लैंगिक अंग कौन कौन सा है। तो पहला है, देखिए, वृषण। क्या है, वृषण। दूसरा नंबर है अधिवृषण। ठीक ना, अधिवृषण। ठीक है। उसके बाद शुक्रवाहिका, ध्यान रखिएगा, क्या है, शुक्रवाहिका। ठीक है। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद है शुक्राशय, शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय। उसके बाद हो जाएगा मूत्र मार्ग। ठीक है, मूत्र मार्ग। उसके बाद हो जाएगा शीशन। ठीक है, शीशन। सारी चीजें क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, ये नर जो है, नर हमारा शरीर का अंग है, कौन सा नर लैंगिक अंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हो जाएगा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये सारे हैं कौन सा, ये हमारे नर लैंगिक अंग है। ठीक है। नर लैंगिक अंग में आप लोग, चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे कि वृषण के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है। वृषण जो होता है, ये प्राथमिक अंग होता है, जो नर लैंगिक अंग है। इसकी कोशिकाएं द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। जो ये यही है वृषण, टेस्टिस जो बोलते हैं। टेस्टिस जो होता है, इसी के द्वारा मानव जो नर लैंगिक अंग है, इसी के द्वारा मानव शरीर में जो मेल पर्सन है, उसके शरीर में शुक्राणु का निर्माण यहीं से होता है। और देखते होंगे आप लोग कि मनुष्य जो है, उसका जो टेस्टिस जो है, ये मानव शरीर के बाहर रहता है। बाहर रहता है क्यों, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, फिर से यकृत हो गया, ठीक है ना, लीवर वगैरह हो गया, सब अंदर रहता है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है। लेकिन जो टेस्टिस जो है, ये बाहर क्यों रहता है, क्योंकि वृषण जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। क्यों, क्योंकि इसका उत्पादन जो है, इसका जो शुक्राणु का जो उत्पादन है, शरीर के ताप से कम इसका तापमान होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर। ठीक ना। तो इसीलिए ये जो वृषण जो है, जो टेस्टिस जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारे मानव शरीर के अंग से बाहर रहता है। ठीक ना। और जो वृषण जो है, ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक है, ये वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक ना। आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
ये जो शुक्राणु जो है, जिसको बोलते हैं स्पर्म, हमारे बॉडी में बनते कैसे हैं? तो ये सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। ये जो सर्टोली कोशिकाएं, उसी के द्वारा ये जो स्पर्म है इनका निर्माण होता है, ठीक ना। शुक्र जनन क्या होता है? शुक्र जनन जो नालिका जो होता है, यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है। याद कर रखिएगा कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शुक्र जनन नलिका में होता है। सर्टोली कोशिका क्या होती है? ये शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है। कौन? सर्टोली कोशिका। तो क्वेश्चन सबसे पूछेगा कि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए भोजन कौन प्रदान करती है? तो सर्टोली कोशिका। मतलब कि यहीं पर इनका निर्माण वगैरह होता है, सर्टोली कोशिकाओं के आगे पीछे, ठीक ना। जो सर्टोली कोशिकाएं जो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सशक्त, मेढक, स्तनधारी, कंकरोच के वृषण में ये सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतराली कोशिकाओं के बारे में। ऊपर आप लोग शुक्र जनन कोशिकाओं सर्टोली कोशिकाओं के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अंतराली कोशिकाओं के बारे में। तो अंतराली कोशिकाएं जो होती है, ये शुक्र जनन नलिकाओं के बीच कोशिकाओं का एक समूह पाई जाती है। जो अंतराली कोशिकाएं जो होती है, ये क्या करती है? शुक्र जनन जो नलिकाएं होती है, बताइए शुक्र जनन नलिकाएं क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा ही किसका? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण हमारा बॉडी में होता है, ठीक ना। तो यहीं पर जो इनके बीच में, शुक्र नाली कणिकाओं के बीच में इनका समूह पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर पाया जाता है कौन का? अंतराली कोशिकाओं का। इनका काम क्या है? यह नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। हमारे जो मेल जो पर्सन है उनके बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कौन करती है? तो यही करती है अंतराली कोशिकाएं, ठीक ना। इसका महत्व क्या है टेस्टोस्टेरोन का? टेस्टोस्टेरोन का महत्व है, यहाँ हार्मोन, यहाँ पर हार्मोन गौण यह जो हार्मोन जो होता है, यह गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है। जैसे कि मूछ दाढ़ी वगैरह आता है महिलाओं में देखते होंगे कि बहुत सारे परिवर्तन होती है। तो महिलाओं में परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन के कारण नहीं होती है। ये पुरुषों में जो परिवर्तन होता है, जैसे कि वो थोड़ा बच्चे जो होते हैं जब धीरे धीरे जब वयस्क अवस्था में आते हैं तो थोड़ा अच्छा मतलब दिखने लगते हैं, उनके थोड़ा स्टाइल भी चेंज होने लगती है, जैसे होता है ना। तो उसके किसके कारण ये सारी चीज़ें? ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु जो होता है ये 5 माइक्रोन का होता है। कितना माइक्रोन का होता है? शुक्राणु 5 माइक्रोन का होता है, ठीक है। रुकिए, अब 5 माइक्रोन का शुक्राणु होता है। और शुक्राणु जो होता है इसका आगे वाला जो भाग होता है उसको सिर बोलते हैं। ये वाला आगे वाला भाग सिर, जो बीच वाला भाग जो होता है ये ग्रीवा होता है, ठीक ना। और जो पीछे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ग्रीवा में ऊर्जा होती है, ग्रीवा में ऊर्जा होती है। और पूंछ जो होता है गतिशील होता है। जिस तरह देखते होंगे कि सांप आगे साइड में क्या करता है? आगे साइड में बहुत पूरी तेज़ी से जाता है। तो उसका जो बीच वाला जो भाग होता है यही उसको ऊर्जा देता है। तो जो उसी तरह जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो बीच वाला भाग है ऊर्जा से भरपूर रहता है। आगे वाला भाग जो सिर होता है इसमें आनुवांशिक जानकारियाँ पाई जाती है शुक्राणु की। यही शुक्राणु है, ठीक ना। शुक्राणु का यही चित्र आप लोग देख लीजिएगा। इस यही मेल जो पर्सन है उनमें ये पाया जाता है, मानव शरीर का जो मेल है उसमें, ठीक है। और पीछे वाला गतिशील होता है, आगे वाला ग्रीवा आगे वाला जो होता है वो आनुवांशिक जानकारी देता है। इसमें आनुवांशिक जानकारी होती है। और इसमें ये जो बीच वाला भाग होता है इसमें ग्रीवा होती है। इसको ग्रीवा जिसमें ऊर्जा भरी रहती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट है अधिवृषण। अधिवृषण का काम क्या है? यह शुक्राणुओं का संग्रहण करता है, माने कि यह शुक्राणुओं का संग्रहण स्थान होता है। और यह वृषण के ऊपर, देखिए वृषण के ऊपर स्थित होता है। एक लंबी कुंडलित नली होता है, आप लोग तो देख लिया ऊपर टेस्टिस है, ये वृषण है ये। और इसके ऊपर एक लंबित कुंडलित नली होती है।
ठीक ना, यही है, क्या है, यही है ये अधिवृष, अधिवृषण यही है। इसका कार्य क्या है, अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मतलब कि म्यूटेशन होता है, यहाँ पर इनका विकास होता है शुक्राणु का, और शुक्राणु यही सक्रियता प्रदान करते हैं। जो शुक्राणु है यहीं पर सक्रिय होते हैं जब इनको एक्टिव किया जाता है तो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि शुक्राणु कहाँ पर सक्रिय होते हैं, जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो शुक्राणुओं का सक्रियता कहाँ से होता है, तभी तो ये पेनिस के द्वारा बाहर निकलेगा, किसके द्वारा, ये अधिवृषण में इसका स्रावन होता है। सारी चीज़ों को हम देखेंगे आगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शुक्रवाहिका किसको बोलते हैं। शुक्रवाहिका के बारे में देखिए आप लोग, ये सारी चीज़ें हम लोग किस चीज़ का पढ़ रहे हैं, ये हम लोग जो मेल का जो जितना भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर मादा के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो देखिए जो शुक्रवाहिका है इसका काम क्या है, यह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ता है। ये अधिवृषण जो होता है ये अधिवृषण है, ठीक ना, ये अधिवृषण है, और ये है शुक्राशय, ठीक है। तो ये कौन शुक्रवाहिका, यही है शुक्रवाहिका, यही जोड़ती है दोनों को आपस में, ठीक ना, आप लोग समझ गए होंगे। उसका कार्य क्या है, ये शुक्राणुओं को आगे, ये शुक्राणु जो है शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है। जो शुक्राणु होता है उनको आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि पाइप है, ये नली है, तो इसके द्वारा ही शुक्राणु जाएंगे, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं शुक्राशय। शुक्राशय जो होता है एक सहायक ग्रंथि होता है, ठीक ना। शुक्राशय क्या होता है, ये सहायक ग्रंथि होता है, और ये कहाँ पर स्थित होता है, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है उसके ये ऊपर स्थित होता है। और अस्खलनी वाहिनी जो होती है, अस्खलनी वाहिनी के बारे में देखिए, अस्खलनी जो वाहिनी है, और जब दोनों ओर का जो शुक्राशय है, देखिए ये भी शुक्राशय है, ये भी शुक्राशय, जब दोनों मिलेगा तो अस्खलनी वाहिनी का निर्माण करते हैं। दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर अस्खलनी वाहिनी का निर्माण करते हैं। जब एजैकुलेशन होता है जब मेल कंडेटों में, तो इसी के थ्रू होकर जाता है, शुक्राशय के थ्रू। जब दोनों के तरफ को मिला दीजिएगा, पाइप के द्वारा जुड़ा रहता है, तो क्या हो जाएगा, ये अस्खलनी वाहिनी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में, ठीक ना। प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में देखते हैं, यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है, ठीक ना। ये जो मूत्र मार्ग, यदि ये मूत्र मार्ग है, ठीक ना, ये है यह है मूत्राशय, ठीक ना। और इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार गोल सुपारी के जैसा होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। और इसका काम क्या है, यह महत्वपूर्ण जो तरल पदार्थ है उसका स्रावन करता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि का काम क्या है, प्रोटेस्ट ग्रंथि का काम है ये महत्वपूर्ण जो तरल पदार्थ है उसको ये स्रावन करता है, ठीक ना। यह गोल सुपारी के जैसा होता है, और मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक के संबंध रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीसन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं, यह है पेनिस, ठीक ना। तो यह पुरुषों का संभोग करने वाला अंग है। जो पुरुष सेक्स करते हैं तो वही सेक्स करने वाला ये अंग है, ये पेनिस, सीसन जिसको बोलते हैं। इसी के माध्यम से शुक्राणु जो होता है मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं, ठीक ना। शुक्राणु जो होता है वो मादा का जो प्रजनन तंत्र है में किस तरह पहुंचते हैं, ये सीसन के द्वारा पहुंचते हैं। इसका विशेषता और क्या है, इसमें मूत्र मार्ग, ठीक ना, होता है, जो मूत्र और प्रजनन द्रव्य दोनों का मार्ग होता है, मतलब कि दोनों इसी के द्वारा होता है। इसी के द्वारा शुक्राणु भी बाहर आते हैं, और इसी के द्वारा जो स्पर्म शुक्राणु तो इसके द्वारा आते हैं, और जो मूत्र है इसी के द्वारा ही बाहर आता है, ठीक ना। वह सारी चीज़ें आप लोग इसमें देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नज़र में, अब नर लैंगिक अंग को देख लेते हैं हम लोग। देखिए वृषण कौन सा है, वृषण देखिए ये वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं कि वृषण कोष कौन सा है। वृषण कोष, देखिए वृषण कोष कौन सा है, तो वृषण कोष जिसमें ये वृषण रहता है, ये वाला वृषण कोष है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग को अधिवृषण कौन सा है, अधिवृषण जो है इसको बोलते हैं अधिवृषण, ठीक ना। ये जो वृषण के ऊपर जो रहता है इसको अधिवृषण बोलते हैं,
ठीक है, अलग कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कौन है? ये शुक्रवाहिका है, ठीक है। शुक्राशय कौन सा है? देखिए शुक्राशय ये यहीं पर शुक्राणु रहता है लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग कौन सा है? ये वाला पाइप, इसी के द्वारा संभोग जब किया जाता है तो स्पर्म भी इसी के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। यह है मूत्रमार्ग या सीसन, इसको बोलते हैं सीसन भी, यही वाला, ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कहाँ रहता है? देखिए प्रोटेस्ट ये है, ठीक है, प्रोटेस्ट ये है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इस निष्कर्ष में देख लीजिए आप लोग को, इसमें नर वाला में जो नर प्रजनन तंत्र है, इसमें देखिए नर प्रजनन तंत्र एक जटिल लेकिन व्यवस्थित प्रणाली है। यह तंत्र युग्मक निर्माण, हार्मोन स्रावन, हार्मोन का स्राव, निषेचन के लिए परिवहन सुनिश्चित करता है, जो जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं मानव प्रजनन तंत्र एक अद्भुत यात्रा में मानव जनन अंग और भ्रूणीय विकास, किस तरह भ्रूण का विकास होता है। सबसे पहले देख लीजिए मानव का में जो मादा जनन अंग है, यही है मानव जनन अंग। इसमें ये है अंडाशय, ये है, एक मिनट क्योंकि सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें देखिए ये है अंडाशय, ये है गर्भाशय, यहीं पर बच्चे का निर्माण होता है, ठीक ना। ये है योनि, जिसको बोलते हैं वजाइना, ये वजाइना है, और ये है अंडवाहिनी, ठीक है, और ये है अंडाशय, ठीक है। यहाँ पर ये वाला अंडवाहिनी नहीं होगा, ये अंडवाहिनी है, ठीक है, समझ गए होंगे। ये मादा जनन अंग है, ठीक है। मादा जनन अंग में देखिए आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि जो अंडाशय जो है, ये अंडाशय जो है सबसे मुख्य भूमिका निभाता है मादा जनन अंग में। तो देखिए अंडाशय है कौन? यही है अंडाशय, जैसे कि आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो ये इसका काम क्या है? अंडे और हार्मोन का उत्पादन करना इसका काम है। जो अंडाशय का काम है, ठीक है, यही इसका काम है, अंडे और हार्मोन का उत्पादन करना। उसके बाद देखिए अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कौन सा? ये है फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं। और जो फैलोपियन जो ट्यूब है, ये क्या करती है? यह गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। देखिए ये है गर्भाशय, ये है गर्भाशय, ठीक है, ये गर्भाशय है, और ये है अंडाशय, दोनों को जोड़ती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय जो होता है ये बच्चे का गर्भ होता है, जो बच्चे का जो निर्माण होता है, यहीं पर बच्चे का निर्माण होता है, यही है गर्भाशय। और जो वाजाइना जो होता है, ये एक जन्म नाल होता है। जब सेक्स किया जाता है तो इस टाइम इसका यूज होता है, और जो बच्चे का जन्म होता है तो इस टाइम ये इसी के थ्रू बाहर निकलता है बच्चा माँ के गर्भ से, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे 3D के थ्रू सारी चीज़ों को। और जो फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पर निषेचन भी होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। ये नहीं तो मैं ऊपर बताया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जिक्र किया था, ठीक है। अंडाशय के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अंडाशय में किस तरह का क्या होता है। देखिए अंडाशय जो होता है, ये प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होती है। कितनी? एक जोड़ी, ठीक है, जो पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। आप लोग देख सकते हैं यही अंडाशय, ये उदर से सटा हुआ है। ये किसके द्वारा? पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा, यही है अंडाशय, ठीक है। दो जोड़ी आप लोगों को जिक्र किया गया था। देखिए ये एक ये है, एक ये है, और ये एक ये है, ठीक है। और जो ये इसकी संरचना क्या होती है? बाहरी जो स्तर इसका होता है वो एपिथेलियम, और आंतरिक भाग जो है तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि इसका जो अंडाशय जो है, इसका बाहरी जो स्तर है वो एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, ठीक ना। एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। और जो अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है वो तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जो आंतरिक भाग। ये बाहरी ऊतक जो एपिथेलियम का बना होता है, और अंदर वाला भाग जो होता है तंतु एवं संयोजी ऊतकों का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा बोलते हैं। इसका काम क्या है? अंडाशय का काम क्या है? अंडाशय का काम अंडाणु का उत्पादन करना, अंडाणु को पैदा करना है। ये कौन कौन सा हार्मोन का स्रावन करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है, उसके साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? ऋतुस्रावन, जो महिलाओं में जो पीरियड आता है 28 दिन, 30 दिन, किसी किसी का अलग अलग डेट रहता है, तो उसका यही स्रावन करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। और ये है
अंडाशय के आंतरिक भाग। आगे देखते हैं अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी जो कि इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये मिलन स्थल होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि यहीं पर निषेचन होता है अंडाणु एवं शुक्राणु का। देखिए ये दो पतली कुंडलित पेशियां नली होती है, ठीक है, जो गर्भाशय और अंडाशय से जोड़ती है, जैसे कि आप लोग ऊपर बताया गया था। ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है गर्भाशय, ये है अंडाशय, दोनों को आपस में जोड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अंडाशय इसको अंडवाहिनी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, इसका कार्य है अपनी कशाभिका कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है। अंडाणुओं गर्भाशय तक पहुंचाती है। यहाँ पर तो अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है और इसी के द्वारा, ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ये कहाँ जाती है, ये गर्भाशय में जाती है। और इसमें किस क्रिया द्वारा, अपनी कशाभिका क्रिया द्वारा। देख रहे हैं इसमें किस तरह का संरचना है, और ये है अंडाणु और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ, ठीक है, यहाँ पर निर्माण हुआ, ये धीरे धीरे जा रहा है, यह है गर्भाशय। समझ में आ रहा तो, ठीक है। और देखिए यह निषेचन जो है, निषेचन करने के लिए स्थान प्रदान करता है। निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अब गर्भाशय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। गर्भाशय जो होता है एक नाशपाती के आकार, देखिए नाशपाती के जैसा, नाशपाती आपको दिख रहा है, नाशपाती ऐसा ही होता है ना, खाने वाला नाशपाती, तो नाशपाती के आकार का होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 सेमी लंबा होता है, 5 सेमी चौड़ा होता है, ठीक ना। जो गर्भाशय जो होता है, जिसको यूट्रस बोलते हैं हम लोग, ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इसकी दीवार जो है, ये जो दीवार है, ये कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। देख सकते हैं कितनी मोटी है ये गर्भाशय, ठीक है। इसका वजन लगभग 3.5 ग्राम का होता है। कितना होता है इसका वजन, 3.5। जो गर्भवती नहीं होती है, अगर्भवित अवस्था में इसका वजन जो होता है मात्र और मात्र कितना, 3.5 ग्राम का होता है, ठीक है। निषेचन के बाद बने भ्रूण का यह आश्रय प्रदान करता है, मतलब कि यहीं पर बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय, पोषण और सुरक्षा प्रदान कौन करता है, ये गर्भाशय ही करता है, ठीक ना। निषेचन के बाद भ्रूण का आश्रय यहीं पर, इसका जब निषेचित हो जाता है तो यहीं पर इनका विकास होता है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ों को खाना मिलता है, सुरक्षा होती है, यहीं पर, कहाँ पर, गर्भाशय में ही। यह मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने और हार्मोन का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है, पीरियड आती है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें बहुत ही इसका योगदान रहता है। और हार्मोन जो होता है, जो महिलाओं में जो हार्मोन होता है, उसको संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है। सारी चीज़ों का आप लोगों को बता दी गई। अब देखते हैं वजाइना के बारे में, जिसको हिंदी में योनि बोला जाता है। ये बाह्य द्वार है जो महिलाओं के लिए, जो फीमेल जो पर्सन है उनके लिए, और जो मेल पर्सन था उन लोगों के लिए बाह्य द्वार कौन था, ये सीसन था, जिसको पेनिस बोलते हैं, ठीक ना। इसके बारे में देखिए आप लोग, यह एक नली के समान रचना है, ठीक है। यह एक नली के समान रचना है जो बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। आप लोग देख सकते हैं, शुरू में ही आपको दिखाया गया था, यह है वजाइना, यह नली के समान है, और ये गर्भाशय तक इसका रास्ता है, ठीक ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, सारी चीज़ों को समझा समझा के बताई जा रही है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। इस तरह हम हर एक चैप्टर को आप लोग को समझाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए गर्भाशय तक ये फैली रहती है। तो बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में देखिए आप लोग। बार्थोलिन जो ग्रंथि है, यही ग्रंथि है जो योनि की दीवार पर पाई जाती है। ये जो योनि है, जिसको वजाइना बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी योनि की दीवार पर पाई जाती है, जिससे निकला द्रव योनि को चिपचिपा बना के रखता है। योनि को चिपचिपा कौन बना कर रखता है, तो ये बार्थोलिन ग्रंथि से जो द्रव निकलता है, वही योनि को चिपचिपा बना के रखता है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं क्लेटरिस के बारे में, जिसको बोलते हैं भग शिशिनिका। ये है भग शिशिनिका। योनि जो होती है, ये है योनि और मूत्रवाहिनी के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार रहता है। यह अत्यंत उत्तेजक होता है, ठीक है। यह महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक यह अंग है, और ये मटर के दाने का होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भग शिशिनिका।
इंग्लिश में बोलते हैं क्लिटोरिस, क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस, ठीक है। और योनि और मूत्रवाहिनी के थोड़ा सा ऊपर ये पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ऋतुस्राव के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो ऋतुस्राव जो होता है ये महिलाओं का लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यह प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण होता है। प्राइमेट्स मतलब कि आपकी सारी चीज़ें लड़की से जो महिला बन जाती है, जो मतलब कि बच्चा से जो लड़की बन जाती है, माने महिला बन जाती है, जो उनमें महिलाओं का लक्षण दिखने लगता है, उनमें सबसे ज़्यादा यही भूमिका निभाता है, उसी को प्राइमेट्स कहते हैं। तो गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त का स्रावन होता है। जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो भी फीमेल पर्सन है, जो महिलाएं हैं, उनके जब गर्भ धारण नहीं करती है वो लोग, तो उनके गर्भावस्था को छोड़ के 26 से 28 दिनों में रक्त उनके गर्भाशय से रक्त का स्रावन होता है, ठीक है। रक्त का स्रावन होता है, इसी को बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। अंडो उत्सर्ग देखते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के, जब ऋतुस्राव होता है, जो पीरियड चालू होता है, उसके प्रारंभ होने के 14 दिनों के बाद अंडाणु का उत्पादन होता है, मतलब अंडाणु बाहर निकलते हैं, ठीक ना। अंडाणु जो होते हैं, जब ऋतुस्राव होगा उसके 14 दिन के बाद जो अंडे का उत्सर्जन होता है, 14 दिनों के बाद, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि कोई भी मान लीजिए गर्ल्स है, उसका 1 तारीख है, ये 1 तारीख है, इस दिन उसका गर्ल पीरियड स्टार्ट हुआ, और 5 से 6 दिन तक ये चलता रहता है। उसके बाद 6 से 7 दिन तक ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 14 से लेके, ठीक ना, 14 से लेके और 19 तक ये फर्टिलिटी विंडो होता है। इसके दौरान क्या होता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, जब सेक्स किया जाए तो, ठीक है ना। सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया जा रहा है आप लोग को, ठीक है। यहीं से अंडा का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, और कब तक ये अंडा का उत्सर्जन होता है, 19 तारीख तक, ठीक है, 19 तक, ठीक है, 19 तक होता है। गर्भ गर्भ की संभावना 15 से 19वें दिन तक, 15 से 19वें दिन तक अंडाणु जो होता है वो अंडवाहिनी में रहता है। अंडाणु जो होता है, देखिए जैसे कि अंडाणु के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि यह अंडाणु, और यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, और यहाँ से निकल के यहाँ पर आता है कितना, 15 से 19वें दिन के अंदर में। और इधर से सेक्स किया जाता है, तो यहाँ से जो स्पर्म है जाके इधर से इधर जाके यहाँ पर मिल जाता है किससे, तो अंडाणु से, ठीक है, यही फिलिपियन ट्यूब में। जब ये मिल जाता है, क्योंकि इधर से ये जाती है, यहाँ पर ये जाती है, तो यहाँ से जाती है, यहाँ पर मिल जाती है, फिर आके यहाँ पर गर्भाशय में बच्चे का निर्माण होने लगता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वहीं 15वें से 19वें दिन तक अंडाणु जो है अंडवाहिनी में रहते हैं, जिसे प्रजनन काल माना जाता है। और इसी के दौरान यदि कोई भी मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, तो बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, ठीक ना। और ये वाला जो काल है, इस दौरान सेक्स करने से कुछ नहीं होता, ये वाला टाइम मैक्सिमम चांस है कि कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, बच्चे का जन्म उस टाइम नहीं होगा। आगे देखिए, जीवन की शुरुआत युग्मक जनन, जनन और निषेचन के बारे में हम लोग देखेंगे कि युग्मक का जनन किस तरह होता है। देखिए, युग्मक जनन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वृषण में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। यह अर्धसूत्री विभाजन होती है, ठीक ना। ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी में जो शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, ये किस विभाजन द्वारा होता है, कोशिका विभाजन जो होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मान लीजिए कि आपके बॉडी में कोई घाव हो गया, वो घाव को भरने के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होती है, तो होती है समसूत्री विभाजन। कौन सी, समसूत्री विभाजन, ठीक ना। तो जो अंडाणु और शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, और शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिज में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निषेचन कहाँ पर होता है। निषेचन जो है तो वो अंडवाहिनी में होता है, जहाँ पर शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में मिलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यह है शुक्राणु, यह है अंडाणु, ठीक है। ये इधर से जा रहे हैं और ये इधर से जा रहे हैं, गर्भाशय से होकर ये फिलिपियन ट्यूब में आपस में मिल रहे हैं।
परिणाम क्या होता है, निषेचित जो अंडाणु होते हैं तो उनको जब निषेचित जो अंडाणु मतलब कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं उसी को निषेचित अंडाणु बोलते हैं, और उसी को हम लोग गुणज भी कहते हैं, जाइगोट इसी को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भ्रूण का विकास किस तरह होता है, भ्रूण का निर्माण किस तरह होता है। भ्रूण का निर्माण जो होता है 3 जननिक स्तर में होता है, जिसमें देखिए होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। निषेचन के बाद जो इग्मनज जो होते हैं तेजी से विभाजित होकर गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। और भ्रूण ये कहलाते हैं, जब ये गर्भाशय में आ जाते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं, तो ये भ्रूण कहलाते हैं। 5वें सप्ताह तक ये 3 जननिक स्तर बनते हैं। 5 सप्ताह तक ये 3 स्तर में बढ़ते हैं। पहलका को बोलते हैं एंडोडर्म। जो जो अभी देख आपको पता है कि अंडाणु जो होता है, अंडाणु में शुक्राणु जो है प्रवेश करता है, तो अंडाणु तो गोल होता है, तो वहीं ये गोल पोजीशन आपको दिखाया गया है, गोल संरचना। तो शुरुआत का जो संरचना होती है, जो शुरुआत का स्तर होती है, उसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म बोलते हैं। एंडोडर्म बोलते हैं। उसके बाद होती है, देखिए शुरू में एंडोडर्म हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिए शुरू में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद भ्रूण का विकास हो रहा है, दूसरा जो पोजीशन में आता है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि तीसरा स्तर को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जननिक स्तर में तीसरा स्तर को क्या बोलते हैं, तो एक्टोडर्म। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए ये है एक्टोडर्म। सारी चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं हम लोग प्रारंभिक विकास सप्ताह 7 से माह 3 तक। 7वें से 9वें सप्ताह तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र का विकास हो जाता है। सिर एवं शरीर स्पष्ट होने लगते हैं। 7वें से लेकर और 9वां सप्ताह तक बच्चे में सारी चीज़ों का विकास होने लगता है, जैसे कि हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, सिर और शरीर जो स्पष्ट होने लगता है। तीसरा सप्ताह जब आता है, तीसरा माह, तो तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बनना स्टार्ट हो जाता है। भ्रूण से, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो से, विकसित होकर एक छोटे शिशु का रूप धारण करने लगता है, ठीक ना। तीसरा माह के बाद, ठीक ना। तो प्रारंभ में देखिए इस तरह होता है। सप्ताह जो होता है 7 से 9 तक इस तरह का होता है, ठीक ना, इस तरह का होता है सप्ताह 7 से 9 तक। और तीसरा माह में देखिए, तीसरा माह के बाद ये बच्चे के रूप में विकास इसका होने लगता है, ठीक है। पूर्ण विकास देखिए माह 4 से लेकर 9 तक, माह 4 से लेकर 9 तक के देखिए। चौथा माह जो होता है बच्चों में रोए आने लगते हैं, देखिए रोए आता है ना, बच्चों में जब जन्म लेता है तो उनके शरीर पर रोया बहुत रहता है, तो चौथा माह तक इनमें रोया आने लगता है। 5वां माह तक आहार नाल, रुधिर और अस्थि मज्जा का विकास होने लगता है, ठीक है, अस्थि मज्जा का विकास। 6ठा माह में छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है, 6ठे माह में छोटे रूप धारण कर लेता है। पूरी सारी चीजें विकास हो जाती है 6ठा माह में, ठीक है। 8वां और 9वां माह जो होता है वसा का जमाव होने लगता है, माने बच्चा मोटा होने लगता है। देखते हैं कि कोई बच्चा पतला रहता है, कोई बच्चा जो है वो पूरा मोटा रहता है। तो 8वां से 9वां माह में बच्चे का जो है ये उसमें वसा जमा होने लगता है। शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है 8वां से 9वां महीना में। और गर्भावधि जो होती है मनुष्य का कितना होती है, 280 दिन होती है, ठीक ना। मनुष्य 280 दिन में बच्चे का जन्म होता है। महिला जो है बच्चे का जन्म 280 दिन कितना, 280 दिनों में, लगभग में 9 माह, ठीक है, 9 माह से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यौना आरंभ और प्रमुख परिभाषाएं इसके बारे में। यौना आरंभ जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं जनन क्षमता का आरंभ होना, ठीक है। लड़कियों में 12 से 16 वर्ष की उम्र में और लड़कों में भी 12 से 16 वर्ष की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। और 40 से 50 वर्ष के बाद यह क्षमता घटने लगती है, मैंने 16 वर्ष के बाद और 40 वर्ष के पहले आप जनन आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी चीज़ों का विकास हो जाती है। लेकिन 18 से 20 वर्ष, 18 के बाद ही इसलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ अंग किसी में विकास नहीं हो पाता है, तो 18 के बाद सारी चीज़ें विकास हो जाती है, इसलिए 18 के बाद लड़कियों का उम्र रखी गई है शादी का। अभी तो 20 हो गया है शायद, ठीक है। आगे देखिए गौण लक्षण किसको बोलते हैं, तो जो शारीरिक परिवर्तन जो होता है, जैसे कि देखिए शुरू में इस तरह का कोई लड़की है,
ठीक है, जो बच्ची अवस्था में है। जब उसमें जब यौनारंभ होता है तो धीरे-धीरे देख सकते हैं कि उनका विकास जो है वो महिलाओं की तरह होने लगता है, ठीक ना? सारी विकास जो है वो महिलाओं की तरह होता है। जब शुरू में जब बच्चा रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये मेल है कि ये फीमेल है। दोनों को शर्ट पैंट पहना दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि मेल है फीमेल है। वहीं जब वो वयस्क अवस्था में चला जाएगा, जब वो पूरी तरह से जवान हो जाएगा तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि महिला या फीमेल है, भले वो कितना भी कपड़ा, कितना भी कुछ ना क्यों ना कर ले, ठीक है। आगे देखिए, मेनार्की किसको बोलते हैं? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आना, ठीक है। प्रथम प्रथम बार जो महिलाओं में मासिक चक्र आता है, जब से पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनार्की। और रजोवृत्ति किसको बोलते हैं? मेनोपॉज किसको बोलते हैं? 40 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं में ये चक्र खत्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं रजोवृत्ति। मतलब कि खत्म होना मतलब रजोवृत्ति, और स्टार्ट होना मतलब मेनार्की बोलते हैं, ठीक है, मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग अपरा और नाभि रज्जु के बारे में। देखिए, इसको बोलते हैं कोरियन, ठीक है ना, कोरियन जिसको बोलते हैं, ये गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। जो कोरियन जो होती है क्या होती है? गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली कोरियन होती है, जिसको बोलते हैं जरायु। सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है। भीली किसको बोलते हैं? जरायु से उंगलियों के आकार के प्रवर्धन जो होता है, देखिए यही है भीली। अंकुर जिसको बोलते हैं, जरायु से जो जरायु जो होता है, यह है जरायु, वही सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है, इससे उंगलियों के आकार के प्रवर्ध विकास होता है, इसी को बोलते हैं व्हीली, ठीक है। अपरा किसको बोलते हैं? जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग अपार, ठीक है। ये जो पूरी तरह से जो संपर्क क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है ना। नाभिक रज्जु किसको बोलते हैं? नाभिक रज्जु गर्भ को अपरा से जोड़ने वाले मजबूत डोरी। ये जो डोरी है, ये जो डोरी है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नाभि रज्जु। और जो प्लेसेंटा किसको बोलते हैं? प्लेसेंटा किसको बोलते हैं? प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, ठीक ना, ये प्लेसेंटा बोलते हैं, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और नाभि रज्जु ये जो रस्सी का होता है ना, जैसे हमारा नाभि नाभि रहता है, तो जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब बच्चा जन्म होता है, तो इसी के द्वारा बच्चा भोजन वगैरह प्राप्त करता है। किसके द्वारा? सारी चीजें अपरा के द्वारा, ये जो गर्भ और अपरा के द्वारा। और भोजन किसके द्वारा प्राप्त, सॉरी, भोजन जो है वो अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त करता है, याद तो रखिएगा। पोषण जो है, पोषण किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो पोषण जो है ये अपरा प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त करता है। और गर्भ को अपरा से कौन जुड़ा रहता है? ये जो अपरा से कौन जुड़ा रहेगा? गर्भ को अपरा से नाभि रज्जु जुड़ के रखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निषेचन की विधियां देखते हैं। एक आंतरिक निषेचन होता है, एक कृत्रिम निषेचन होता है, ठीक ना। जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। मतलब कि जैसे कि नेचुरल जो सेक्स किया जाता है, जो नेचुरल सेक्स किया जाता है, मेल और फीमेल किया जाता है सेक्स, उसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक निषेचन। जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे कि उच्च स्तनधारियों में होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। कृत्रिम निषेचन किसको बोलते हैं जी? कृत्रिम विनिषेचन। जब शुक्राणुओं को कृत्रिम विधि द्वारा मादा की योनि में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक ना। इसमें जो है, इसमें पेनिस जो है भाग नहीं लेता है मादा के अंग योनि में स्थानांतरित करने के लिए शुक्राणु को, ठीक ना। पहले उसको एक परख नली में उसको बनाया जाता है, उसके बाद उसमें उसका विकास, जब उसका जन्म, जब भ्रूण निषेचित हो जाता है, तब उसको क्या किया जाता है? माता के जो गर्भ है उसमें उसका विकास होता है वहां पर, ठीक ना। तो कृत्रिम विनिषेचन समझ गए और आंतरिक निषेचन समझ गए। विनिषेचन क्या होते हैं? मैथुन के समय नर द्वारा मादा की योनि में वीर्य को जमा करना। जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, तो जब नर का जो जो मैथुन मतलब सेक्स होता है, ठीक है, सेक्स होता है, तो जब मादा का जब योनि में जो वजाइना होता है, जब वीर्य का सेचन किया जाता है, जब वीर्य उस टाइम स्खलित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वीर्य का सेचन। सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा और इसके बारे में जो सारांश है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगी। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई, वीडियो पसंद आया होगा तो। और
कोई भी टॉपिक्स जो है आपको इसमें समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस तरह का और आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाए या ना कराया जाए। ठीक है, आगे देखिए कि मादा जनन तंत्र, अंडाशय, मादा जनन तंत्र में कौन कौन आता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, अपर गर्भाशय, योनि, ये सारी चीजें मादा जनन तंत्र में आती है। कौन कौन? देखिए अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ठीक है, इससे बना एक जटिल तंत्र है। यह 28 दिनों के ऋतुस्राव चक्र और हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो मादा जो जनन तंत्र है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 28 दिन का जो ऋतुस्राव जिसको पीरियड बोलते हैं उसके द्वारा और हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। निषेचन के बाद एक पतली कोशिका, ठीक है, पतली कोशिका जाइगोट 280 दिनों में पूर्ण विकसित कोशिका पूर्ण विकसित शिशु बन जाती है। जब निषेचन हो जाता है तो एक एकल जो कोशिका जाइगोट है वो 280 दिनों में उसका पूर्ण विकास होकर शिशु बन जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मानव के शरीर में जो महिला कैंडिडेट है, महिला जो है, उनके बॉडी में निषेचन कहाँ पर होता है? जाइगोट का निर्माण जो है वो विकास तो कहाँ पर होता है? उसको गर्भाशय में होता है, लेकिन निषेचन कहाँ पर होता है? सारे लोग कमेंट करके बताइए। यह एक प्रकृति की सबसे अद्भुत प्रक्रिया में से एक है जो हमारे शरीर में बहुत सारे ये तंत्र पाए जाते हैं जिनका विकास हम लोगों को द्वारा नहीं किया गया है, ये नेचुरल है और हम लोग जो है इसका पूरी तरह से जानकारी अभी ले चुके हैं। तो सारे लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, इस तरह का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाए या ना कराया जाए। सारी चीज़ों को आप लोग को विजुअलाइज तरीक़ा से समझाई गई है। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह हम लोग सारी टॉपिक्स को समझेंगे, भूगोल से लेकर हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जो भी कैंडिडेट हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब अब कर लीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम में, आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारा ये हमारा होमवर्क सीरीज, जो कि आप लोग को डेली होमवर्क दे दे के और उसका क्यूज कराया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। हम लोग हमारा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जुड़ सकते हैं और ये होमवर्क सीरीज का ये पार्ट है जिसका इसमें हम लोग समझा रहे हैं अपने बच्चों को। ठीक ना, ये हमारा होमवर्क सीरीज डेली चलता है। ठीक ना, हम लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं लूसेंट बुक का और उसी का पार्ट का ये वीडियो प्रोवाइड कराया गया है आप लोग को, जो कि पब्लिक किया गया है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं सारे कंटेंट। थैंक यू।